नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। बदलता दौर, नए चेहरों पर मोहर को लेकर हम आगे देवभूमि के दंगल में बात करेंगे। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है और मतदान से पहले नामांकन की प्रक्रिया भी संपन्न हो गई है। बीजेपी ने 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जबकि कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल जनहित से जुड़े मुद्दों के सहारे चुनावी जीत का दावा कर रहे हैं। उत्तराखंड की राजनीति में देखने को मिला कि राज्य के 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों के पास उस वक्त कोई काम नहीं है और इस वक्त देखा जाए तो सभी के सभी जो हैं वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। दरअसल बीजेपी ने पार्टी के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के टिकट काटे हैं और इसके तहत पार्टी ने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और तीरथ सिंह रावत का टिकट काटकर संदेश साफ कर दिया है कि पार्टी में अब नए दौर की शुरुआत हो गई है। चुनावी कुरुक्षेत्र के योद्धा रहे दोनों दिग्गजों की भूमिका आज पार्टी ने बदल दी है। और आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और तीरथ सिंह रावत पार्टी ने आराम देकर उनकी जगह हरिद्वार सीट से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और पौड़ी सीट से अनिल बलूनी को उम्मीदवार बनाया है। मौजूदा समय में देखें तो बीजेपी में इस समय 6 पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इनमें से 5 के पास संगठन का फिलहाल कोई बड़ा काम नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी नहीं है और इसके तहत उम्र दराज मेजर जनरल बीसी खंडूरी स्वास्थ्य कारणों से मुख्य धारा की राजनीति से काफी दूर हैं और पिछले कुछ वर्षों से उनकी कोई सक्रियता नजर नहीं आई है। जबकि पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी भी आराम पर हैं। वहीं पूर्व सीएम विजय बहुगुणा भी केवल पार्टी के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों तक सीमित है। डॉक्टर निशंक और तीरथ सिंह रावत का अभी काफी राजनीतिक करियर जो है वो बचा हुआ है, लेकिन संगठन के भीतर वापसी करने के लिए उन्हें अब काफी पसीना बहाना होगा, मेहनत करनी होगी। उत्तराखंड कांग्रेस की अगर बात की जाए तो बदलते दौर के साथ कांग्रेस में भी दूसरी जो पार्टी के नेता हैं, नेताओं में विश्वास जगाने का काम किया जा रहा है और पार्टी ने इस बार फिर परिचित चेहरों की जगह उन चेहरों पर दांव लगाया है जिनमें पार्टी भविष्य की संभावनाएं देख रही है। और इसके तहत गणेश गोदियाल और प्रकाश जोशी और वीरेंद्र रावत को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि ये नए चेहरे तो हैं, लेकिन उतने अनुभवी नहीं हैं। आज इस मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में चुनावी मैदान सजा हुआ है। राज्य की 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। मतदान से पहले नामांकन की प्रक्रिया भी संपन्न हो गई है। भाजपा कांग्रेस इस चुनावी दंगल में आमने सामने है। वहीं भाजपा ने 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जबकि कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल जनहित से जुड़े मुद्दों के सहारे चुनावी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं चुनावी नतीजों से पहले उत्तराखंड की राजनीति में देखने को मिला है कि राज्य के 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों के पास इस वक्त कोई काम नहीं है। दरअसल भाजपा ने पार्टी के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के टिकट काटे हैं, जिसके तहत पार्टी ने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और तीरथ सिंह रावत का टिकट काटकर संदेश साफ कर दिया है कि पार्टी में अब नए दौर की शुरुआत हो गई है। अनिल बलूनी के रूप में युवा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी अजय टम्टा के रूप में युवा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी सब प्रकार के उम्र के लोगों के साथ, कुछ अनुभव भी साथ चलेगा, कुछ युवा भी साथ चलेगा, सबका सम्मिश्रण होता है। तो उस सम्मिश्रण के हिसाब से हम पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कल हमारे तीरथ सिंह रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो दोनों कल अनिल बलूनी जी के नामांकन में थे। तो घर कौन बैठा हुआ है? कौन घर बैठा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, लगातार करते रहेंगे। बीजेपी तो जब भी कोई चुनाव आता है तो कुछ ना कुछ कह देते हैं, इतना पार उतना पार। पिछले चुनावों के परिणामों ने बताया अलग अलग राज्यों में और इधर उधर कि वो कितना पार पहुंचे। तो ये चुनाव का परिणाम बताएगा और हम आश्वस्त हैं। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, जनता के आशीर्वाद से, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है पिछले
10 साल से देश में मोदी जी का शासन, या फिर आप कह लीजिए प्रदेश में 7 साल से, और हम विशेष तौर पर हमारे इस क्षेत्र में अगर आप बात करें संसदीय क्षेत्र की, तो जो वर्तमान सांसद हैं उनकी निष्क्रियता और वो अलोकप्रियता जो उनकी हो चुकी है, मुझे भी पूरा विश्वास है कि इस बार क्षेत्र की जनता भारी बहुमत से मुझे अपना आशीर्वाद देकर विजय बनाएगी। ये मुद्दे क्या हैं आपके जो जनता के बीच लेकर आप जाएंगे? देखिए, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। आज भी वही मुद्दे अपनी जगह जीवंत हैं। उनका समाधान हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने किया, पर फिर भी उनका काम बाकी है। रोज शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तो उन मुद्दों पे हम काम करेंगे। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और तीरथ सिंह रावत को पार्टी ने आराम देकर उनकी जगह हरिद्वार सीट से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और पौड़ी सीट से अनिल बलूनी को उम्मीदवार बनाया है। मौजूदा समय में देखें तो भाजपा में इस समय 6 पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इनमें से 5 के पास संगठन का फिलहाल कोई बड़ा काम नहीं है। इसके तहत उम्रदराज मेजर जनरल बीसी खंडूरी स्वास्थ्य कारणों से मुख्य धारा की राजनीति से काफी दूर हैं, जबकि पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी भी आराम पर हैं। वहीं पूर्व सीएम विजय बहुगुणा भी केवल पार्टी के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों तक ही सीमित हैं। वहीं डॉक्टर निशंक और तीरथ सिंह रावत का अभी काफी राजनीतिक कैरियर बचा हुआ है, लेकिन संगठन के भीतर वापसी करने के लिए उन्हें अब काफी पसीना बहाना होगा। जबकि उत्तराखंड कांग्रेस की बात करें तो बदलते दौर के साथ कांग्रेस में भी दूसरी पांत के नेताओं में विश्वास जाग रहा है। पार्टी ने इस बार फिर परिचित चेहरों की जगह उन चेहरों पर दांव लगाया है जिनमें पार्टी भविष्य की संभावनाएं देख रही है। इसके तहत गणेश गोदियाल, प्रकाश जोशी और वीरेंद्र रावत को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि ये नए चेहरे तो हैं, लेकिन उतने अनुभवी नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको दरकिनार कर दिया है। क्या कारण है? ये पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहती है। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं उनको दरकिनार करने का क्या कारण है? ये साफ है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता ने उनको नकार दिया। अगर उन्होंने कोई काम किया होता तो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि होती, लेकिन उन्होंने अपने शासनकाल में कोई काम ही नहीं किया, इसलिए जनता ने उनको दरकिनार कर दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, उन्हें मालूम है कि अगर उनको लेकर हम आएंगे चुनाव में, उनको टिकट देंगे तो जनता उनको दरकिनार कर देगी। अगर पिछले 2 महीने के एपिसोड देखें तो कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से पार्टी जिनको लड़ाना चाहती थी, जो उनके जनता की बीच में चेहरे नजर आते थे कि साहब टिहरी से फलां व्यक्ति लड़ेंगे, हरिद्वार से फलां लड़ेंगे, पौड़ी से फलां लड़ेंगे, उन सारे लोगों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उसके साथ साथ कांग्रेस के अंदर जो झगड़े थे, उन झगड़ों ने कांग्रेस में जो निष्ठावान लोग थे, कांग्रेस में जो ग्रास रूट पर काम करने वाले लोग थे, कांग्रेस में जो लंबे समय से कांग्रेस को जीवित रखने के लिए काम कर रहे थे, उन सब ने अपमानित महसूस करके संगठन की गतिविधि से कांग्रेस पार्टी से किनारा कर लिया। आज टिहरी लोकसभा क्षेत्र की 14 विधानसभा में से 6 से 7 लोगों ने पार्टी छोड़ दी, जो 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़े, और ऐसे ही पौड़ी विधानसभा में भी करीबन 6-7 लोगों ने पार्टी छोड़ दी। अल्मोड़ा लोकसभा में, नैनीताल में, हरिद्वार में, सब जगह से लोगों ने पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आकर के ये संकल्पित हुए कि हमने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। कुल मिलाकर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। वहीं राज्य की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत लगा रखी है। वहीं बदलते दौर के साथ देखने को मिल रहा है कि भाजपा ने एकाएक अपने 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों को आराम करने के लिए घर बैठा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ये 5 पूर्व मुख्यमंत्री किसी कार्य के लिए नहीं है? क्या कांग्रेस में बदलते दौर के साथ दूसरी पांत के नेताओं में भी विश्वास जाग रहा है? देखना होगा। भाजपा कांग्रेस को नए समीकरण का क्या कुछ लाभ देखने को मिल रहा है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष की तैयारियां, और इन तैयारियों के बीच जो सवाल निकलकर सामने आ रहा है कि जो 2019 में साथी रहे, अब उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब वो 2024 में क्या प्रचार के ही सारथी बनेंगे? इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। उन तमाम सवालों को लेकर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले मेहमानों का परिचय करा दें।
हैं कमलेश रमन जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मंजू त्रिपाठी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विपिन खन्ना जी आम आदमी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शांति प्रसाद भट्ट जी के यूकेडी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अरुण शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कमलेश जी से शुरुआत कर लेते हैं। कमलेश जी, भाई पूर्व सीएम जो रहे आपके, अब उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं रही। अब जो नए समीकरण और नए दौर की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है, ये किस ओर जाएगी, कितना फायदा और क्या कुछ भविष्य की रणनीति? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा नए चेहरों पर इसलिए आगे बढ़ती है क्योंकि वो आगे का भविष्य देखती है, और हमारे देश का जो भविष्य है वो युवा है। पुराने चेहरे विश्वास खो चुके हैं क्या? देखिए, मेरी बात अगर पूरी हो जाए तो उसके बाद आप पूछेंगे। साथ में अगर जवाब देंगी तो बेहतर रहेगा। जी 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 जी। देखिए, जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, जिनको पहले टिकट दिया गया, जो पहले चुनाव लड़े, उसमें हमारे चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, तमाम वो ऐसे चेहरे हैं जो इस देश की प्रगति और विकास में आगे उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और काम किया, और आगे भी पार्टी उनका पूरा भरपूर फायदा लेगी, पूरा उनको क्षेत्र में भेजेगी, प्रचार तंत्र में उनको लगाएगी। देखिए, ये एक प्रक्रिया के तहत जो एक पार्टी संगठन तय करता है कि किस प्रक्रिया के तहत हमें चलना है, और क्योंकि नए लोगों को भी मौका देने की आवश्यकता होती है। जब तक हम नए लोगों को मौका नहीं देंगे तब तक उनकी प्रतिभा का पता नहीं चलेगा। और जिन लोगों ने काम किया उनकी भी प्रतिभा कोई कम नहीं थी, लेकिन एक प्रमोशन का दौर होता है कि जो हमारे पुराने लोग होते हैं कि जब हम सरकारी नौकरी करते हैं, जब आप आज मीडिया पर बैठी हैं तो कभी एंकर नहीं होंगी, कभी संवाददाता रही होंगी, तब आज आप एंकर की सीट पर बैठी हैं। बिल्कुल आज जो है पूरे देश को आप नेतृत्व दे रही है के न्यूज पर बैठकर। तो वही एक राजनीति और सामाजिक तौर का एक तरीका है काम करने का कि जब तक हमारे जो सीनियर है उनको आगे प्रमोशन दिया जाता है और नए लोगों को आगे ला करके बढ़ाया जाता है, क्योंकि ये तरीका है। इसमें कोई किसी के ऊपर कोई भेदभाव की बात नहीं है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया इसलिए शायद उनको टिकट नहीं मिला होगा या ऐसी कोई बात है। दोनों हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जो इस समय हमारे जो 40 के हमारे प्रचार में आएंगे, हमारे जो दिग्गज, उसमें उनकी लिस्ट में उनका नाम है। तमाम जगह वो क्षेत्रों में जाके काम कर रहे हैं। हमारे नामांकन में देखिए आप, हमारे दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हमारे जो कैंडिडेट थे उनके साथ पहुंचे, नामांकन में उन्होंने हिस्सा लिया, तमाम जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, चुनाव में घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं, और जो काम उन्होंने किया है उसका जो उनको एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने काम किया है, वो हमारे जो नए अब कैंडिडेट है उनको बताने का काम कर रहे हैं किस तरीके से चुनाव की रणनीति बनेगी। तमाम उनका पूरा फायदा लिया जा रहा है, और क्योंकि ये संगठन का मामला होता है और संगठन में एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जिसमें हम अगर और नए लोगों को नहीं लाएंगे तो हमारी जो सेकेंडरी जो लाइन है, जो थर्ड लाइन है, वो कैसे तैयार होगी। तो इसीलिए लोगों को ला करके तमाम जो चीजें हैं, थर्ड जो तीसरी लाइन है उसे तैयार करने की कवायद भारतीय जनता पार्टी की। और जो आपने कहा कि आप पहले संवाददाता रही होंगी, ऐसे स्टेप बाय स्टेप शुरुआत की होगी, तो राजनीति और जो पत्रकारिता है जमीन आसमान का फर्क है। मंजू जी, कमलेश जी माफ कीजिएगा। तो इसको लेकर मुझे लगता है हमारे उसमें देखा जाए तो जो जिसकी डेजिग्नेशन होती है डिग्री के अकॉर्डिंग, वो उसी डेजिग्नेशन पर कार्यरत होता है। और राजनीति के मायने अलग हैं, राजनीति एक अलग लेवल पर अब पहुंच चुकी है। मंजू त्रिपाठी जी, आप कमलेश जी की बात बखूबी सुन रही थी। तीसरी कड़ी की शुरुआत और भविष्य की संभावनाएं अपार छिपी हुई हैं, कैसे देख रही हैं? क्योंकि विपक्ष ही सवाल उठा रहा है इन संभावनाओं को लेकर। किस जो है संभावनाएं नहीं छिपी हैं, भविष्य इनका अब गर्त में जा रहा है, वो इनकी आवाज में झलक रहा है। और फिर मेरी बड़ी बहन कह लीजिए, कमलेश जी तो भाजपा की मेंटेलिटी की तो है ही नहीं है, तो वो जो है कायदे से अगर डिबेट हो रहा है तो भाजपा की विचारधारा अगर उनकी होती तो मैं कुछ कहती भी, सम्मानित है, मेरी बहन है। तो भाजपा के पास चूंकि चेहरे भी कांग्रेस से ही उनको लेना पड़ा, तो उनकी स्थिति साफ जाहिर हो रही है। और जहां तक बात है इलेक्शन की, शीर्ष नेतृत्व ने जिसको टिकट दिया है, हम पूरी शिद्दत के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। और हमारे सभी नेताओं ने नॉमिनेशन कल और आज में सबने फाइल कर दिया, हमारे भी सभी नेता सबके साथ रहे हैं। और जो इनकी नीतियां हैं, फूट डालो राज करो, ये हम जनता के बीच में बताएंगे। तो कांग्रेस पार्टी जो है, विपक्ष जो है,
इस लड़ाई को जनता को याद दिलाएगी कि किस तरह से इस गवर्नमेंट ने आपके साथ छल किया, झूठ किया, किस तरह से इन्होंने पूनावाला से करोड़ों रुपए का बॉन्ड लिया और आप लोगों को ठगने का काम किया। कोरोना जैसे महामारी में जनता को ताली और थाली बजवाते रहे और अपनी जेब में करोड़ों रुपए का बॉन्ड लेते रहे। तो ये सब जनता भूलेगी नहीं। जिसके अपने गए हैं ना, उनको आज भी उसका दर्द है। जिनको अपनों की लाशें जलाने के लिए लाइन में भी लगने की जगह नहीं मिली, उनको वो याद है। पहली बात। दूसरी बात, किस तरह से भ्रष्टाचार इस गवर्नमेंट में चरम सीमा पर है, जिसने भगवान को नहीं छोड़ा भाई, सोने को पीतल में परिवर्तित कर दिया। रातों रात इनका सोना पीतल में परिवर्तित हो गया, तो क्या जनता उस चीज को भूल जाएगी? तीसरी बात, भ्रष्ट कानून व्यवस्था। महामहिम राष्ट्रपति देहरादून शहर में, हमारे शहर में मौजूद थी और उनकी नाक के नीचे से करोड़ों रुपए की ज्वेलरी शोरूम में डकैती पड़ गई और किसी को भनक तक नहीं लगी। ये क्या जनता भूल जाएगी? आप आए दिन देख लीजिए, सीबीएसई आईसीएसई के क्वेश्चन पेपर्स रद्द हो जा रहे हैं, लीक हो जा रहे हैं। आज मुझे सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि पेपर का पूरा बंडल ही गुम हो गया 12th का साइकोलॉजी का। तो इस तरह के नहीं इनको शिक्षा से मतलब है, नहीं इनको स्वास्थ्य से मतलब है, नहीं इनको रोजगार से मतलब है। ठीक है, ये वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पर विपक्ष जनता के बीच में जाएगा और इन मुद्दों को गिनाएगा कि ये बेसिक मुद्दे हैं, इनके आधार पर हम आपके बीच आए हैं। मंजू जी, आपने एक बात कही कि चेहरे भी कांग्रेस से लेने पड़ रहे हैं बीजेपी को। बीजेपी के पास ऐसे चेहरे नहीं हैं, तो कांग्रेस से वो चेहरे क्यों जा रहे हैं या बीजेपी का दामन क्यों थाम रहे हैं, इस पर क्या पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं है? जो जा रहे हैं या तो उनमें कुछ उनकी कमियां हैं या जो ले रहे हैं उनमें कमियां हैं। कुछ तो दाल में काला है कि नहीं? तो जैसे कि मैं अपनी बहन को सम्मान देती हूँ, बहुत साल मैंने इनके साथ मैं रही हूँ, तो मैं व्यक्ति विशेष पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। विचारधाराओं की लड़ाई है, व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है। मेरे जो है, मैं सभी का सम्मान करती हूँ, लेकिन जो इस गवर्नमेंट के कृत्य हैं, जिस तरह से ये काम कर रही है, मुंगेरी लाल के जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रही है, उसके विरुद्ध हम जरूर आवाज उठाएंगे और घर घर जाके आवाज उठाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विपिन खन्ना जी का रुख कर लेते हैं, इसके बाद यूकेडी प्रवक्ता का रुख करेंगे। विपिन खन्ना जी, क्या लगता है जो तैयारियां जिस तरीके की नजर आ रही हैं, जैसा कि निशंक की बात करें या रावत जी की बात करें, अभी भी राजनीतिक करियर जो है वो बचा हुआ है, लेकिन संगठन के भीतर वापसी करने के बाद कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और एक पैठ बनानी पड़ेगी, और वो पूर्व सीएम जिनके पास अभी भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसी को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए सोनी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बयानबाजी कर रही है कि हम नए चेहरों को मौका देने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं इनकी इस बात से इत्तेफाक रखता नहीं हूं, क्योंकि टिहरी से एक परिवार को ये सदियों से टिकट देते आ रहे हैं, वहां पर इनको चेहरा बदलने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? टमटा को ये ढो रहे हैं, वहां इनको चेहरा बदलने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? नैनीताल से इनको चेहरा बदलने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। मैं इन शब्दों को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब रमेश पोखरियाल निशंक जी को उनके बीच में से कार्यकाल के बीच में से हटाकर बाहर कर दिया गया, उनसे मंत्रिमंडल छीन लिया गया और उनको एक साधारण सा सांसद बना के छोड़ दिया गया, उसके बाद अब उनका टिकट भी कट गया है, तो यानी कि सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और महज 2 से 3 महीने बाद उनको वहां से हटा दिया गया और अब उनका टिकट भी कट चुका है। तो मेरा मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी अगर ये कह रही है कि नए चेहरों को मौका दे रहे हैं, तो फिर आपने 5 सीटों पर नए चेहरों को मौका क्यों नहीं दिया? आप हरिद्वार और पौड़ी तक ही सीमित क्यों नहीं रह गए? क्योंकि माला राजलक्ष्मी शाह है, आपके विधानसभा में कपूर फैमिली को पिछले 35 साल से आप टिकट दे रहे हैं, क्या वहां पर आपको चेहरा बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है, क्योंकि जो वादे इन लोगों ने किए
वो वादे ये पूरे नहीं कर पाए, इनके सांसद क्षेत्रों में जा नहीं पाए, और जो जिन लोगों को इन्होंने टिकट रिपीट किया है वहां रिपीट करना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि इनके पास वहां पर कोई चेहरा नहीं था। क्योंकि 2 सीटों पर जिन्होंने चेहरे बदले हैं, इसका केवल ये कह देना कि हमें नए चेहरों की जरूरत है या हम नए लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी ये सफेद झूठ बोल रही है। क्योंकि आप महंगाई कम कर नहीं पाए, आप महिला सुरक्षा के लिए कुछ कर नहीं पाए, आप जो आपने वादे किए थे 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, आप कुछ भी वादे अपने पूरे नहीं कर पाए। और आज जिस प्रकार से आप विपक्षी नेताओं को लगातार बिना आरोपों के जेल में डालने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है और भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन यही सत्ता पक्ष का आरोप है विपक्ष के लिए कि विपक्ष में अंतर्कलह की स्थिति और विपक्ष में कुछ भी ठीक नहीं है। इसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कमलेश जी से इस बात का जवाब भी लेंगे। इसके बाद और भी 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शांति प्रसाद जी का रुख करेंगे और अरुण शर्मा जी का, एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। बदलता दौर, नए चेहरों पर जोर। लगातार इसी विचारधारा के साथ, रणनीति के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी आगे की रणनीति तैयार कर रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेते हैं, यूकेडी प्रवक्ता हैं। शांति प्रसाद जी, क्या सोच नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की? क्योंकि बीजेपी का भाई ये मानना है कि सब प्रकार का जो सब मिश्रण है, उस विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी ये डिसीजन ले रही है, उसी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, या फिर वजह कुछ और? सोनी जी, आज का आपका जो टाइटल है बदलता दौर और नए चेहरों पर दाव, सच्चाई क्या है? याद होगा आपको, यही वो भारतीय जनता पार्टी है जो कभी कहा करती थी कि 70 साल के बाद बूढ़ों को घर बैठाएंगे, फिर टीवी में ये फेल हो जाते हैं, फिर महारानी पे नजर गड़ाए बैठे। और मैं कल पौड़ी में नारा चल रहा था, ऐसा कोई ठगा नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं भाजपा ने ठगा नहीं। अब उसमें देख लीजिए, अब सांसदों को भी ठग लिया, कर्मचारियों की तनख्वाहें पेंशन छीन ली, उन्हें ठग लिया, व्यापारियों को जीएसटी लगा के ठग लिया, किसानों को 5 किलो 500 रुपए दे के ठग लिया। कहने का मतलब है ये इतने बड़े ठग हैं कि कल नामांकन पे इन पे नारे लग रहे थे। और इनकी नेता जो आई थी दिल्ली से, वहां अंकिता की मां के लिए किसी ने सवाल पूछ लिया कि वो आपकी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ती थी, उसकी बेटी की हत्या हो गई निर्मम, इस पर मैडम आपको क्या बोलना है? तो मुंह छुपाकर ऐसे भागी जैसे पुलिस को देख के चोर भागता है। ये हालत भारतीय जनता पार्टी की जमीनी हकीकत की है। नारे लग रहे थे, जो गांव गोद लिए उन गांव का हिसाब दो, तीरथ को बदल के आप चुनाव नहीं जीत पाओगे, गो बैक नारे लग रहे थे। और वो वहां लग रहे थे नारे जहां भारतीय जनता पार्टी दिहाड़ी में मजदूर इकट्ठे करके लेकर आए थे। महिलाएं मुंह छुपा रही थी जब अंकिता को न्याय दो के नारे लग रहे थे। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो मुद्दा विहीन राजनीति करती है। मैं पिछले आधे घंटे से बात सुन रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की एक उपलब्धि ना तो एंकर महोदया आप बता पाओ, ना भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बता पाई कि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उपलब्धियों पे नहीं, मुझे खामियों पर बात करनी है और निष्पक्ष किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में बात ही नहीं करनी है। मैं उसी बीच में जी बात कर रहा हूँ। शांति जी, मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ मैडम। ऐसे भूमिका बगैर सीधा नहीं कह सकता कि आपके युवा कैसे युवा हैं, ऐसे नहीं बोल पाऊंगा। पहले बताना पड़ेगा कि इन 5 सालों में आपने इस राज्य को कैसे बर्बाद किया। ये 5-10 साल मजाक नहीं होता। आपने लोकसभा में जनता का वोट लिया है और वोट लेने के बाद जो वादे किए थे उस पर कहाँ है? पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, सोनी जी आपको भी याद होगा, आपके भी कान पके होंगे। ये मोदी कह के गए थे। और ये इतनी बेशरम पार्टी है कि इन्होंने इन 10 सालों में हर घर नल के बहाने पाइप खरीद कर घोटाला कर दिया
और जल की जगह पर हमारा जो परंपरागत स्रोत के पानी थे उसे भी बेचने की योजना बना डाली। ये वो भारतीय जनता पार्टी है, ये तराजू वाली है, घर घर बेच देंगे, चमन बेच देंगे, जब सवाल जवाब करेंगे तो श्री राम बोल देंगे। ये वो हालत, ये ऐसी हालात वाली पार्टी है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने जो गांव गोद लिए थे उनकी दुर्दशा यह है कि गांव के लोग बहिष्कार कर रहे हैं, इनको गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि देश के अंदर हम 400 पार। शांति प्रसाद जी, कितने गांव को गोद लिया गया था? आपने निशंक का टिकट काट दिया, आपने तीरथ का टिकट काट दिया, और आपने एक ऐसे व्यक्ति को हरिद्वार में टिकट दे दिया जो मुख्यमंत्री के रूप में नालायक साबित हुआ। इसका मतलब वो सांसद भी आपको नालायक पसंद है। ये जो सवाल अब जनता के मन और मस्तिष्क में तैर रहे हैं, जनता ये सवाल पूछ रही है। कम नहीं होते 24 साल, ट्रिपल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश से परिसंपत्तियां छुड़ा नहीं पाए, काय को वोट दें इनको। उत्तराखंड में नौजवान बच्चों के रोजगार छीन लिए, काय को वोट दें इनको। अंकिता को न्याय नहीं मिल रहा है, बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के परिवार के शांति प्रसाद भट्ट जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, आप क्षेत्रीय पार्टी हैं और देखा जाए बेबाकी के साथ उस आंदोलन में भी शामिल रहे जो बेसिक जरूरत उत्तराखंड की रही या वो मुद्दे रहे, लेकिन अभी तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर क्षेत्रीय पार्टी का जिक्र करें यानी कि यूकेडी का, तो वो एक भरोसा, एक विश्वास, एक पैठ अभी तक क्यों नहीं बना पाई आम जनता के बीच? बहुत सही सवाल किया है। मैं बड़ी बेबाकी से, बड़े दिल के साथ ये कह रहा हूं, हम संगठनात्मक रूप से कमजोर रहे। हम गरीब किसान, गरीब कर्मचारी, गरीब व्यापारी के बीच के नेता हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेताओं की तरह नहीं हैं जो चंदे के सहारे देश को लूटते हैं। नारे लगते हैं अब देश में कि चंदा दो, धंधा लो, ये नारे लग रहे हैं। ये लोकतंत्र में बता दीजिए, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में किसी ने 5 रुपए यूकेडी को भी दिए हो? हम तो इस राज्य की जननी हैं, हमने तो इस राज्य के लिए सब कुछ खोया है, 42 शहादत दी है। वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड हमारे लिए क्यों नहीं थे? कारण सोनी जी, क्योंकि हम जिन सिद्धांतों पे राजनीति कर रहे हैं वहां समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। हम अगर सत्ता के नजदीक होते तो पेंशन भी होती, हम सत्ता में होते तो उत्तराखंड की उत्तराखंडियत बचती। इसलिए कौन देगा बॉन्ड? भाजपा को सत्ता दो, उसके बाद पूरा देश लूटो, 1 रुपए में 100 गज जमीन ले लो, और उसके बाद जितनी इंडस्ट्रियां लग रही है उसमें कमीशन खाओ। ये कमीशन खोरों की पार्टी है। इसीलिए आज पूरे उत्तराखंड के अंदर एक बात इनसे पूछा जा रहा है, ना आप बुजुर्गों के हुए, ना आप उत्तराखंड में जवानों के हुए, ना आप उत्तराखंड के लोगों के हुए, तो आपके सांसदों ने जब उत्तराखंड में कोई काम ही नहीं किया है डबल इंजन की सरकार में, तो इन्होंने वोट काहे को? ये लोकायुक्त मामले में चुप हो जाते हैं, उत्तराखंड को न्याय देने में चुप हो जाते हैं, रोजगार के उसमें चुप हो जाते हैं, तो फिर मोदी मोदी कह के कब तक वोट मांगोगे? ये चंदा चोर हैं, ये मंदिर से चंदा चोर लेते बिल्कुल। शांति प्रसाद जी, आज रुद्रपुर में जब उत्तराखंड के सीएम रैली कर रहे थे, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने दावा भी किया कि 5 लाख वोटों से ज्यादा जीत मिलेगी। इस बात का वो दावा करते हुए नजर आए। लक्सर में निर्दलीय प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में हैं, जहां पर यह कहा जा रहा है कि अब भरोसा नहीं है आम जनता को और निर्दलीय प्रत्याशियों पर ज्यादा भरोसा होता हुआ नजर आ रहा है। कमलेश जी से इस बात का जवाब लेंगे जो यूकेडी प्रवक्ता ने बोला, आपने विस्तार से सुना भी होगा कमलेश जी ने, लेकिन उससे पहले अरुण शर्मा जी का रुख करेंगे। अरुण शर्मा जी, किन मुद्दों के आधार पर विपक्ष जनता के बीच जाएगा? क्योंकि लगातार उन मुद्दों को आप बखूबी सुनते आ रहे हैं, जिन मुद्दों को जोर शोर से विपक्ष उठा रहा है, और आज जिन 2 सीटों को लेकर, निशंक और अरावत को लेकर, और अब कितनी मेहनत इनको आने वाले समय में करनी है, और जो सब मिश्रण की बात निकलकर सामने आ रही है, उसी के आधार पर भविष्य अब भारतीय जनता पार्टी तलाश रही है। सोनी, बात कर रहे हैं मुद्दों की, निश्चित तौर पर सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये बड़े मुद्दे हैं, और बेरोजगारी। और हर चुनाव में ये जो भी सत्ताधारी दल होता है उसके खिलाफ ये मुद्दे सामने आते हैं विपक्ष की ओर से। ये कोई पहला चुनाव नहीं है कि जब ये मुद्दे आ रहे हो, ये हमेशा आते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये मुद्दे हमेशा रहे। उसके बाद भी 14 का लोकसभा चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव, 17 का विधानसभा चुनाव, 22 का विधानसभा चुनाव, फिर विपक्ष को उसमें
कोई हेल्प क्यों नहीं मिली इस उत्तराखंड की जनता ने, उनके ऊपर भरोसा क्यों नहीं जताया? और वही मुद्दे फिर से निकल के आ रहे हैं। और आप फिर अभी देख लीजिएगा, क्योंकि अभी आज नॉमिनेशन कंप्लीट हुए हैं और उसके 2-3 दिन बाद, एक हफ्ते बाद जब प्रचार तीव्र गति से चलेगा तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे एक तरफ हो जाएंगे, विकास आगे हो जाएगा, जो पूरे देश में आजकल चल रहा है। और दूसरी चीज अगर आप देखें तो कांग्रेस की स्थिति इस टाइम निश्चित तौर पर उन्होंने नए उम्मीदवार दिए, लेकिन वो उम्मीदवार जनता के बीच में कितने दिनों से केवल एक को छोड़कर पौड़ी लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल, उनको छोड़कर कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो जनता के बीच में लगातार काम कर रहा हो। प्रदीप टमटा जब से राज्यसभा मेंबर बने थे वो दिल्ली के होकर थे। उसके बाद अगर हम हरिद्वार सीट की बात करें वीरेंद्र रावत की, तो वो मात्र अपने पिताजी की एक छाया बन के रह रहे थे। उसके अलावा हम बात करें और तमाम कैंडिडेटों की बात करें तो वो सब सामने है। जो नैनीताल में इन्होंने जोशी जी दिए है वो भी दिल्ली की राजनीति करते थे, उत्तराखंड की राजनीति नहीं कर रहे लंबे समय से। भले ही उन्होंने 2 चुनाव काला डूंगी से लड़े और हार गए, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति नहीं कर रहे थे, दिल्ली की राजनीति कर रहे थे। यहां हम बात कर रहे हैं भाजपा के प्रत्याशियों की। तो अनिल बलूनी भले ही दिल्ली में मीडिया प्रभारी थे, लेकिन उत्तराखंड में उनकी सक्रियता हमेशा बनी रही। किसी न किसी मुद्दे को लेकर नई ट्रेन शुरू करवानी हो या डॉक्टर लगवाने हो, या हम जैसे पौड़ी के अंदर उन्होंने जब चुनाव से पहले काम किया तारामंडल की घोषणा और म्यूजियम की घोषणा, ये वो लगातार सक्रिय रहे भले ही दिल्ली में रहते हुए। और एक जो उन्होंने नारा दिया था कि अपने गांव चलो, निश्चित तौर पर वो भावनात्मक मुद्दा था उत्तराखंड की जनता के लिए कि अपने गांव चलिए, वहां अपना वोट वहां बनाइए और वहीं से मतदान कीजिए। ये तो स्थिति है। दूसरी तरफ त्रिवेंद्र को आप असफल नहीं मान सकते, क्योंकि जनता आज भी त्रिवेंद्र रावत के लिए पूछ रही है आखिर उन्हें हटाया क्यों गया था। बिल्कुल, ये विपक्ष का सवाल हो सकता है कि वो नाकाम रहे तो कम से कम उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। और आज भी जनता की सिंपैथी त्रिवेंद्र रावत के साथ है कि उनको अकारण हटाया क्यों गया, ये किसी की समझ में नहीं आया। फिर 3 महीने के लिए तीरथ सिंह रावत को क्यों बनाया गया, आखिर उन्हें हटा क्यों दिया गया? और फिर अचानक सबके बीच से धामी के नाम का धूमकेतु प्रकट कर दिया भाजपा ने। और भाजपा निश्चित तौर पर समय समय पर जनता को भी और अपनी पार्टी के लोगों को भी चौंकाती रहती है, तो इस तरह के निर्णय लेते। और मुझे ये लगता है जो ये विपक्ष ये रोना रो रहा है कि 2 मुख्यमंत्री घर बैठा दिए, निश्चित तौर पर भाजपा, हम जो आज तक का इतने सालों का इतिहास है भाजपा का 1985 से लेकर आज तक का, अरे वो अपने पन्ना प्रमुख तो घर में बैठने नहीं देते घर वालों को। तो इन दोनों को जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, लोकसभा सांसद रहे, उनके घर में कैसे बैठने देंगे? और ये होता नहीं है भाजपा के अंदर, जो हम नजदीक से जानने वाले जो पत्रकारिता कर रहे हैं इतने साल से, और हम कांग्रेस संगठन का भी पतन देख रहे हैं और भाजपा का उत्थान देख रहे हैं धीरे धीरे। इतने सालों में हमने 2 से 85 और 85 से 285 भाजपा के स्थिति देखी है, और कांग्रेस के हमने 400 से ऊपर भी देखे हैं। और आज वो जो नेता प्रतिपक्ष के लिए तरस गए लोकसभा में, वो स्थिति भी हम देख रहे हैं। तो दोनों चीजें आकलन करना चाहिए हमको, निश्चित तौर पर कांग्रेस को या विपक्ष को आकलन करना चाहिए आखिर ये स्थिति आई क्यों। हम अपना विश्लेषण नहीं कर रहे और बिल्कुल, लेकिन हम कपड़े तैयारी कर रहे हैं, हमें अपना विश्लेषण पहले करना चाहिए आखिर क्यों ये भगदड़ मच रही है। कांग्रेस आत्ममंथन विपक्ष को भी उतना ही करने की जरूरत है। मंजू त्रिपाठी जी, क्योंकि लगातार उस रणनीति को लेकर सवाल खड़े होते रहे। आपने सुना, बखूबी अरुण जी को सुना होगा, उन्होंने किस तरीके से सवाल उठाए हैं। तो क्या आत्ममंथन विपक्ष कर चुका है 2024 के लिहाज से? हमने जो आप जो कह रहे हैं कि प्रत्याशी अगर कह रहे हैं कि क्यों नहीं सक्रिय हैं, वहां पर हमारी ही एमएलए हैं हरिद्वार में अनुपमा रावत जी हैं। और देखिए, आरोप लगाने से पहले सोचना भी चाहिए। नहीं लड़ रही है,
नहीं, अनुपमा लड़ नहीं रही है। वीरेंद्र रावत वहीं पर हरिद्वार से ही काम कर रहे हैं भाई साहब, वो भी राजनीति में सक्रिय हैं। तो इस तरह से वहां पर मैं अनुपमा को लड़ने की बात तो मैंने कही नहीं। मैंने कहा वो भी तो वहां पर एमएलए, कांग्रेस पार्टी की ही तो एमएलए है, तो कांग्रेस इट मींस वहां पर एक्टिव है। और जहां तक बात है, आप देखिए ना, हर जगह परेशान करने की भी समय मिलना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात तो ये है कमलेश जी, एक कि मिनट, ये जो इसके बाद आपके पास ही आना है वाले घबरा रहे हैं, अपने कुकर्मों से घबरा रहे हैं जनता के बीच, इसलिए अनाप शनाप बोले जा रहे हैं अब की बार 400 बात फलाना ढमकाना, क्योंकि विकास का कोई काम तो किया नहीं है। खाली झूठ बोलने का धरातल पे कोई काम नहीं है। झूठ बोलो और राज करो की राजनीति आखिर में जनता की आंख में कब तक आप धूल झोंकते रहेंगे? इस तरह की राजनीति कब तक करेंगे? तो इसलिए हम इन मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाएंगे कि इतनी आपदा विपदा आई, महामारी आई, इन्होंने आपके साथ क्या किया? आप करोड़ों रुपए अपने चंदे में इकट्ठा करते रहे और जनता जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर लगातार कमलेश जी सवाल उठाए गए। शांति प्रसाद भट्ट जी की आपने बात तो सुनी होगी, और साथ ही जो पूर्व सीएम के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास जो पूर्व सीएम रहे, क्या लगता है अब इस जो नए दौर की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई, ये 2024 की नैया को पार लगा देगी? 400 पार का जो लक्ष्य है वो सार्थक होगा? मुझसे पूछ रहे हैं सोनी जी? जी कमलेश जी। जी देखिए, मुझे समय दीजिएगा। बुरा ढूंढन मैं चलिया, बुरा ना मिला कोई, और जब आंखें खोल के देखी तो मुझसे बुरा ना कोई। ये इस वक्त जो हमारे विपक्षी दल बैठे हैं, जिन्होंने इतने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, मुझे लगता है कि इनको आंखें खोलकर और दिमाग खोल करके अपने गिरबान में थोड़ा सा झांक लेना चाहिए। जब आरोप लगा रहे हैं किसी के ऊपर, तो उनके पता होना चाहिए कि उन्होंने कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए हैं। यहाँ पर चारों ने बैठ करके बहुत अच्छे से आरोप लगाए। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस की बहन का जवाब देना चाहूंगी, जिन्होंने आरोप लगाए। उनसे ये पूछिए कि कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने कितना महिलाओं का सम्मान किया, उन्होंने कितना विकास इस प्रदेश के लिए किया, उन्होंने कितना इस पलायन को रोकने के लिए, कितना युवाओं के लिए किया, तभी तो आप पर भरोसा जताया जनता ने। आज एक भी कांग्रेस ने नहीं किया, कमलेश जी, कांग्रेस ने नहीं किया, इसीलिए तो आप हैं। नहीं दे पाए, आपने एक महिला को यहाँ से टिकट नहीं दिया, और आप कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। किस सम्मान की ये बात करते हैं? आपने कहा इलेक्ट्रॉन बोर्ड, आप भ्रष्टाचार करते हैं, हेराल्ड के नाम पर आप भ्रष्टाचार करते हैं, कोयला घोटाला करते हैं, तमाम वो 2G घोटाला, तमाम इतने सारे जो घोटाले आप करके बैठ जाते हैं, एक ही आप साबित कर पाए। दूसरी बात, आरोप लगाने से कुछ नहीं। मुद्दों से मेरी बहन भटक गई थी। उनसे पूछा गया था कि आपके यहाँ जो चुनाव में टिकट लड़े हैं, जो चुनाव लड़े हैं, एक परिवार को ही टिकट देने की बात करी, क्यों कार्यकर्ता की बात नहीं करते हैं? क्यों एक ही परिवार को टिकट देने हैं? हरिद्वार से अगर आप उत्तराखंड की बात करते हैं तो आप जाके अल्मोड़ा से चुनाव लड़ते तो ज्यादा बेटर होता। हरिद्वार में आकर आप दूसरों का अधिकार मारते हैं। मुझे दे दो। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हरिद्वार से दिया गया, पोखरियाल जी को क्यों बैठा दिया गया? वो मुद्दे पे की राजनीति हो रही है। मंजू जी, आपका नंबर कब आएगा? कार्यकर्ता का नंबर कब आएगा? यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है भाजपा, इसलिए नए लोगों को यहाँ पे मौका मिलता है हर बार कुछ ना कुछ करने का। संगठन में जगह मिलती है, चुनाव लड़ने के लिए समय मिलता है, मौका मिलता है। और अभी मेरे आप भाई ने कहा, विपिन जी ने कहा, अरे उनका तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है, आम आदमी पार्टी का तो कोई कैंडिडेट नेता ही नहीं मिला। उनके गठबंधन में है कमलेश जी, उनके पास नेता इस लिहाज से सोच लीजिए। उनके भ्रष्टाचार में फंसे हुए उनके नेता, शराब घोटाले में, आप पहले उन्हीं को बचा लीजिए। आप उत्तराखंड की अगर बात करते हैं, आपके पास एक नेता ऐसा नहीं था जो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ता है उत्तराखंड से। रही बात है उत्तराखंड क्रांति दल की, उनको 2-2 बार पार्टी को मौका मिला इस प्रदेश की जनता की सेवा करने का। एक बार भी उन्होंने कोई सेवा का बात बताई है कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता का नाम लिया हो काम करने के लिए? आज कमजोर हो गई लगता है आपकी। आपने तो मुझे चेहरे ऐसे उतार दिए। आप मुझे बताइए, गलतफहमी में चले गए आप कांग्रेस में जी, उत्तराखंड की कांग्रेस में है, महिलाओं ने उत्तराखंड को बनाने में अहम भूमिका निभाई। शर्म तो आपको आनी चाहिए। बहन वापस आ जाओ कांग्रेस में, अच्छा नहीं लग रहा भाजपा में बोलकर। उत्तराखंड बनाया, ऐसे उत्तराखंडी है ना कि आप महिला को टिकट नहीं दे पाते, चाहे कांग्रेस हो चाहे उत्तराखंड दल हो। और आम आदमी पार्टी का आपने कौन सी महिला को टिकट दे दिया? ये तो कौन सी महिला को विलुप्त एक करके मंजू जी एक घराने को दे दिया। हमारे इन्होंने आरोप लगाया कि पलायन के बाद इन्होंने कही
वो प्रकाश तो महिला का नाम तो बता दो। बताइए तो, गणेश गोपियादि कहाँ के जरा बताइए तो। उस महिला का नाम बता दो जिसने टिकट दिया हो। सम्मान इसलिए करती हूँ, एक एक करके मंजू जी एक एक करके बोलिएगा। क्रांति दल को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि आपने इस प्रदेश को क्या दिया, आपने इस प्रदेश के लिए क्या किया। आपको तो मौका मिला था इस प्रदेश के अंदर, 2 बार कांग्रेस की सरकार रही, ठीक है। क्या किया इस प्रदेश के अंदर? कमलेश जी जो आरोप, मंजू जी और शांति प्रसाद जी एक मिनट। कमलेश जी, जो आरोप आपकी तरफ से विपक्ष के लिए लगाए जा रहे हैं वही आरोप विपक्ष सत्ता पक्ष के लिए लगा रहा है, और अब जिस नए दौर को लेकर आप भविष्य मढ़ने की तैयारी में हैं वो फिलहाल चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि जीत का दावा किया जा रहा है क्योंकि लक्सर से निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है। ऐसे में आप क्या कहेंगी, क्योंकि भरोसा नहीं रहा जनता को? किसकी बात कर रहे सोनी जी? मैं लक्सर की बात कर रही हूँ। लक्सर में भी निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। देखिए चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, लड़ सकते हैं, जो भी जिसको भी काम करना है वो लड़ सकते हैं। हरिद्वार से मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो कैंडिडेट हमारे माननीय त्रिवेंद्र जी के सामने है, उनकी कोई पार्टी की कोई सदस्यता नहीं है, उन्होंने कभी पार्टी संगठन के लिए काम नहीं किया, जनता के बीच में नहीं गए, केवल एक पिताजी के नाम पर वो जा रहे हैं, पिताजी के पीछे खड़े हो रहे हैं। अगर उनकी पहचान है तो सिर्फ हरीश रावत जी के नाम से है, बाकी वीरेंद्र रावत जी का कोई भी आप उठा के देख लीजिए, अगर वो संगठन के भी सदस्य हो तो आप बता दीजिएगा। उन्होंने कभी संगठन में काम नहीं किया, लोगों के बीच में काम नहीं किया। हाँ, अगर किया है तो उत्तराखंड में केवल खनन का काम किया उन्होंने, जिस समय उनके फादर मुख्यमंत्री की पोस्ट पर थे, उन्होंने खनन का काम किया, खनन का बहुत अच्छे से काम जानते हैं। लेकिन आज पिताजी के नाम पर अगर वो जाने की बात करें का काम तो माननीय मुख्यमंत्री भी जानते हैं कमलेश जी, खनन का काम तो माननीय मुख्यमंत्री भाजपा वाले तो गले गले तक मंजू जी विपिन जी एक मिनट। मंजू जी जब आपका रुख करेंगे तब आप बोलिएगा। विपिन जी इसके बाद हम आपका रुख करते हैं। मंजू जी अपने टाइम पर बोलिएगा प्लीज। विपक्ष बैठा है, जितने आप तीनों के तीनों यहाँ बैठे हैं, चार। चलिए ठीक है, यूकेडी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं, शांति प्रसाद जी का कर लेते हैं, इसके बाद विपिन जी का रुख करेंगे। मंजू जी अभी कह रही थी कि उसका जवाब मैं देती हूँ। ठीक है कमलेश जी, आपकी बात पूरी हो चुकी। बहुत सारे ऐसे सवाल जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब निकलकर सामने नहीं आता, लेकिन उन्होंने योजनाओं का जिक्र जरूर होता है जो किया गया है, जो नहीं किए गए उसका जिक्र नहीं किया जाता। यूकेडी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं शांति प्रसाद जी का। शांति प्रसाद जी, जिस तरीके की राजनीति और आरोप और प्रत्यारोप लगते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है, क्या कुछ आसार नजर आ रहे हैं? क्योंकि 2024 सोनी जी सारे पैनलिस्ट बैठे हैं, हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा। जो बात मैंने बोली है, यदि उसमें एक बात भी अगर मैंने गलत बोली माफी मांग लूंगा, चुनौती के साथ कह रहा हूँ। झूठों का क्या जाना, झूठों ने झूठों से बोला, सच बोलो। आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के नारे हैं आप ही तो टिकट दे सकते थे, राजनीतिक बेईमान लोग हैं, इन लोगों को नहीं मालूम। तो अच्छा लगता है हमें भी। अब आप ये बताइए, ठीक है कमलेश जी, ठीक है, सुन लीजिए काम चलेगा, सुन लीजिए। मैं बता रहा हूँ ना भाई, में इस राज्य की परिसंपत्तियां नहीं छूट पा रही हैं, तो बताइए मैं गलत बोल रहा हूँ? आप देखिए, अगर कमलेश जी एक मिनट आप सुन लीजिए, इसके बाद आपसे जवाब ले लेते हैं, इसके बाद विपिन खन्ना जी का रुख करेंगे। आप ये बताइए, उत्तराखंड की परिसंपत्तियां बिक रही हैं सरेआम, मूल निवास भू कानून की लड़ाई लड़ी जा रही है, लोकायुक्त कानून पर कुछ नहीं हो रहा है, क्या मैं ये गलत बोल रहा हूँ? मैं यही तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो गांव गोद लिए थे 30% कितनी महिलाएं 33% हुआ, लाख हुआ। ये भाजपा की बड़ी गंदी आदत है। हमने वो सबसे पहले हमने ही सदन में मुद्दा उठाएगा, तब आप कांग्रेस हंसते हैं तो ऐसे रोते हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ, अगर ये ईमानदार होते जो सवाल आपने मुझसे कहा, ये उसको शांति से सुनते और उसका जवाब देने की बात करते, और ये चैनल में इनकी राजनीतिक बेईमानी दिख रही है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ कमलेश जी,
की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ठीक ये है। यहाँ पर जहालत कमलेश दिखा जी, रहे हैं कमलेश केवल जी, बात एक की मिनट, कि मुद्दे ना शांति निकल आए से, शांति के साथ शांति प्रसाद जी की बात को पहले सुन लीजिए, इसके बाद आपसे जवाब लेंगे और विपिन खन्ना जी का रुख करेंगे। मैं तो अपनी बहन से माफी मांग लूंगा यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, अपनी बात पूरा करिए शांति प्रसाद रोजगार जी। बिका है कि नहीं महिलाओं की बिका? बात करी है, अगर मैंने महिलाओं की बात शांति करी है, प्रसाद तो जी, यूकेडी कमलेश जी, हमारी प्लीज। एक ऐसी पार्टी है जिसके पीछे हमने आंदोलन लड़ा, तो क्या वही बात- यूकेडी में फर्ज नहीं था? कमलेश कि जी, हम कहते हैं ना, जो ये अच्छा इतने श्रोता बड़े होता झूठे है और वो बेईमान- वक्ता भी अच्छा होता है, आपने सुना होगा। कमलेश जी होल्ड डाउन, शांति अच्छा, प्रसाद जी। सोनी जी, अब ये बताइए, मैं बोल रहा हूँ चलो ये चंदा चोर पार्टी है, गलत है? पूरा देश कह रहा है। अब मैं अगर गलत आपको चंदा नहीं दे रहा है कोई, तो चंदा क्या तो- कर सकते हैं इसमें? आगे चंदा बात सच लेने के हो लिए भी आपको सकते काम तो करना पड़ेगा अभी ना। मैं- चंदा तो धंधा लो, ये नारे हैं भाई। चंदा दो, धंधा लो। 20,000 करोड़ की आप बात करते हैं, ये जिसके लिए भारतीय ये जनता पार्टी राष्ट्रपति 6 करोड़ मिला, बाकी बताओ, कहाँ मैं गलत कह रहा हूँ। गए? विपिन खन्ना जी, कोई 500 राजनीतिक करोड़ बयानबाजी में अंकिता जो असल है, मुद्दे हैं अंकिता वो की माँ भटकते ये हुए कह नजर रही आ है रहे कि हैं। मेरी ठीक है, बेटी की शांति हत्या में प्रसाद जी। भाजपा का हाथ है। अब बताओ, यूकेडी की पीड़ा मैं गलत बोल रहा हूँ? यूकेडी की पीड़ा और समझ ये सकती है। कहते हैं ठीक महिलाओं है, का ठीक है, सम्मान शांति करते प्रसाद हैं। जी। ये विपिन तो खन्ना होती जी है, का रुख महिलाओं किया का है। सम्मान करते हैं, अंकिता को न्याय नहीं दे पा रहे। तो बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ? सोनी जी, हम लोग राजनीति में तपे हुए लोग हैं। अगर सत्ता के लालची होते, चंदे चोर होते ना, तो उत्तराखंड क्रांति दल का अस्तित्व खत्म होता। हाँ, अरे हम आपको जानते जनता हैं, ने नकार हम दिया जानते- यूकेडी को, तो आप क्या जवाब अरे देंगे? भाई, आपको जनता ने ही मैं- नकार दिया है। अरे और 1925 से लेकर 1925 से 2022 19 अप्रैल को क्या भगवान, होने वाला है, आप ये चीज 1925 देख में आपको लीजिएगा। भी नकारा हुआ था। 1980 तक आपका भी कोई अस्तित्व नहीं था। हमने केंद्र की योजना को लेकर के गए, प्रदेश की सत्य योजना झूठा को है। लेकर के गए। चलिए, ठीक है, हमने क्या कहा? शांति प्रसाद जी, देखो सोनी जी, कमलेश जी, मैंने फिर कहा, आपने मुझसे कहा, मैंने चुनौती के देखिए, साथ अगर कहा, इन्होंने और आप डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब कर मैं रहे जब हो। अपनी ये भाजपा ठीक है कमलेश जी, आपका समय अभी नहीं है, मत बोलिए। ये ठीक देखिए, है कमलेश जी, मैं जब आपका क्या रुख गलत करेंगे कह रहा तब हूँ? बोलिएगा। टोनी शांति के प्रसाद जी, अंदर आपकी बात भी पूरी अगर हो ये गई। नारे लग विपिन रहे खन्ना जी हैं, का रुख कर लेते हैं, ऐसा काफी देर कि से सजा इंतजार कर रहे नहीं हैं। जिसे भाजपा ने ठगा नहीं, और उन्हीं के भाजपा वाले नारे बढ़िया लगा। है, 19 तारीख बताओ को मैं क्या आपको गलत पता कह लग रहा हूं? जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 19 तारीख को अब पता ये लग जाएगा। अब ये किसी चंदा किसी को चोरों के पता है, ये भरोसे समझ में आ जाएगा आपको भी। अडानी ये आपको भी अंबानी समझ में के आ जाएगा। भरोसे ठीक यदि है। वोटों में विपिन डकैती खन्ना डालने जी, की बात कर रहे हैं तो जनता उसको 2024 जवाब का जो शोर है ये आप और ना आरोप इधर और प्रत्यारोप इधर है, जिन होते हैं। मुद्दों के साथ विपक्ष जनता के बीच जाने को तैयार है, क्या लगता है जनता का भरोसा जीत पाएगा? विपिन जी, जी सोनी जी, आपसे लेकिन मैं- किसी का तो credibility नहीं है, बेचारे क्या बोलेंगे? कमलेश नितिन जी, तो बेचारे सोनी जी, कमलेश जिस जी, प्रकार प्लीज। भारतीय जनता पार्टी की मेरी बहन प्रवक्ता बोल रही हैं खनन माफिया, तो इनसे पहले पूछिए जो आपके मुख्यमंत्री हैं, आप ही के उन्होंने पास से 300 कहीं है। करोड़ रुपए में मंजू जी, पूरे प्रदेश का खनन कारोबार प्राइवेट हाथों में बेच दिया है। अरे सिलक्यारा टनल हादसे में विपक्ष चिल्लाता रहा कि कंपनी के ऊपर कार्रवाई करिए, नवयुग क्योंकि कंपनी के ऊपर क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नवयुग कंपनी के ऊपर आरोप लगाया था, इसको ब्लैकलिस्ट कीजिए और उसको चंदा लेके आगे बढ़ाया है। मंजू जी, कमलेश जी, कहाँ से आया पैसा? कमलेश जी, आपकी पार्टी तो मर्यादित पार्टी बड़ी है। समस्या है भारतीय जनता पार्टी के। कमलेश जी, आप सुन पा रही बड़ी हैं? समस्या है, यदि इनके ऊपर मंजू जी और कमलेश जी, प्लीज आप शांत हो जाइए। विपिन खन्ना जी से हमारा सवाल था, बात पूरी हो जाने दीजिए, बीच में मत बोलिएगा। देखिए, अगर आरोप लगाएंगे तो जवाब तो सुनना पड़ेगा ना। जवाब जब आपका रुख करेंगे तभी जवाब देंगी ना कमलेश जी, ऐसे किसे समझ में आएगा आप क्या बोल रहे हो? ऐसा थोड़ा सा मजा वेट नहीं कर आता है लीजिए। डिबेट का कि मैं कुछ कह रहा विपिन हूं, जी, आप कुछ विपिन कह जी, रही हैं, कंटिन्यू। समझ में नहीं आ रहा है। अरे आरोप बताइए, आपने सिलक्यारा टनल हादसे में कंपनी से करोड़ों की रिश्वत ली कि नहीं ली? आप बताइए इस बात को। अच्छा, बिल्कुल, क्या आपके बिल्कुल। मुख्यमंत्री ने प्रदेश का खनन कारोबार 300 करोड़ में बेच दिया है कि नहीं? ये बिल्कुल, बताइए, जवाब मिलेगा बताइए आपको, आप 19 तारीख को सब बताइए चीज़ का जवाब आपकी मिलेगा नौकरियां, आपको। आपके नेताओं ने नौकरियों में दलाली करी कि नहीं करी? बताइए आप विधानसभा भर्ती घोटाले में आपके मंत्री सम्मिलित है कि नहीं है? बताइए आप, आपके मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है, क्यों आप लोगों ने उसके ऊपर ईडी और सीबीआई नहीं छोड़ी? आप बताइए सोनी जी, अगर आप समीकरण बताएंगे, अगर मैं आपको समीकरण बताने लगूं पूरे देश के, तो ये डिबेट का टाइम खत्म हो जाएगा। ये लोग 200 पार भी नहीं कर रहे, जो 400 पार का नारा लगाने वाले लोग हैं। अरे आप लोगों ने क्या उत्तराखंड के लिए किया? क्या आप लोगों ने रोजगार दिया? क्या आप लोगों ने महंगाई कम करी? क्या आपने भू अध्यादेश पे कोई बात करी? क्या भू कानून पे कोई बात करी? क्या मूल निवास पे फाइनल कमेंट अरुण शर्मा जी से ले लेते हैं। किसी बात का जवाब नहीं है।
अरुण शर्मा जी से फाइनल कमेंट ले लेते हैं क्योंकि समय खत्म हो रहा है डिबेट का। अरुण शर्मा जी, जिस तरीके की बयानबाजी और विपक्ष के जो आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं, एक दूसरे पर ये आरोप कि मुद्दा विहीन, क्योंकि लगातार विपक्ष भी उन्हीं मुद्दों को उठा रहा है, चाहे हम भू कानून का जिक्र करें, मूल निवास का जिक्र करें, इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से भी कोई बयानबाजी निकलकर सामने नहीं आती। और ऐसे में वो तमाम मुद्दे इन आरोप और प्रत्यारोप के बीच गुम होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं निश्चित तौर पर मैं भट्ट जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। जो इन्होंने मुद्दे उठाए ये वास्तव में मुद्दे हैं और ये उत्तराखंड के जमीन से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे वो भू कानून हो या हम। अनम्यूट करिएगा अरुण जी। जी लेकिन जी अरुण जी, लेकिन निश्चित आने वाले जो दिन है ये निश्चित तौर पर जब प्रचार तेज होगा तमाम पार्टियों का, और मुझे तो अभी कल ही मैं एक चैनल पे पुराने अध्यक्ष कांग्रेस के गणेश गोदियाल जी का बयान देख रहा था, जो कह रहे थे कि कांग्रेस के पास लॉजिस्टिक की बहुत कमी है, उस लॉजिस्टिक के मामले में भाजपा बहुत आगे है। तो मैं कल ही देख रहा था और चाहे तो सब देख सकते हैं उसे, वो यूट्यूब में पड़ा हुआ है बयान। तो ये भी स्थिति है कि कांग्रेस अभी भी निश्चित तौर पर अपने को चुनावी समर के लिए पूरी तरह तैयार नहीं कर पा रही है। वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अपने संसाधनों की आरोप और प्रत्यारोप के बीच में उलझी हुई है। और देखा जाए तो विपक्ष को अभी भी अपनी रणनीति को ठोस बनाने की जरूरत है इन आरोपों से परे। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान।